अस्सलाम वालेकुम। नदीम मलिक साहब ने एक नहीं बल्कि चंद वीडियोस की फरमाइश की, उसमें से एक आज बनाता हूँ कि इंसान के ये अज़ा जो हैं, इनमें इज़्मिहलाल क्यों आ जाता है? वक्त गुजरने के साथ ये कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? उसी तरह फंक्शन क्यों नहीं करते जैसे जवानी में करते हैं? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा लोहे के ज़ंग की। लोहा जब इसको ज़ंग लग जाता है तो ये अपनी कारकर्दगी छोड़ देता है। वही मेख जो ज़ंग से पहले आसानी से लकड़ी में घुस जाती है, लेकिन ज़ंग के बाद जब उस पर हथौड़ा मारा जाता है तो वो टेढ़ी हो जाती है। इसकी क्या वजह है? पहले हमें ज़रा एटम समझना होगा। एटम का जो न्यूक्लियस है, मरकज़ा, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मुख्तलिफ़ किस्म की मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। इसकी अपनी भी एक मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसी होती है हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की। तो पहला जो दायरा है एटम का जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अगर फ़र्ज़ करते हैं अगर वो 10 इंच दूर है तो दूसरा दायरा होगा 2.4 गुना ज़्यादा, 2.4 गुना ज़्यादा, यानी दूसरा 24 इंच होगा। फिर उससे अगला भी 2.4 गुना ज़्यादा, उससे भी अगला 2.4 गुना ज़्यादा, उससे भी अगला 2.4 गुना ज़्यादा। एटम में इतना ज़्यादा खिला है कि अगर हम किसी न्यूक्लियस को बड़ा करके एक मटर के दाने के बराबर कर लें तो उसका पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा जो उसके गिर्द घूमेगा वो 10 गज के फासले पे होगा। और जो बड़े एटम हैं तो आखिरी जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा वो 10 किलोमीटर के फासले पे होगा। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी स्पेस है इसमें, क्योंकि अगर न्यूक्लियस मटर के दाने के बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन अगर सारे भी इकट्ठे कर लें तो न्यूक्लियस के आधे भी नहीं होंगे। इसी तरह लोहे का एटम जो है ये बहुत बड़ा है। इसकी मिसाल ऑक्सीजन के एटम के मुकाबले में बहुत बड़ी है। मिसाल ऐसे ही है जैसे ऑक्सीजन का एटम एक कंकर है और लोहे का एटम एक पहाड़ है। लेकिन इस ऑक्सीजन के एटम में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये लोहे के एटम के रखनों में घुस जाता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को ख़राब कर देता है, उसकी कारकर्दगी को ख़राब कर देता है। अब ये उसमें घुसता कैसे है? क्योंकि लोहा तो एटम को ऑक्सीजन को अपनी तरफ छोड़ता नहीं, ऑक्सीडेशन के लिए छोड़ता नहीं। ये मैं तफसील से इसलिए समझा रहा हूँ कि इसके बाद जब डीएनए की बारी आएगी तो आपको समझने में आसानी होगी। पानी या नमी जब लोहे की सतह पे पड़ती है तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को गैर मौसर कर देती है। लोहे की वो मैग्नेटिक फील्ड जो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ती थी उसको गैर मौसर कर देती है। और जब ये गैर मौसर होती है तो ऑक्सीजन फ़ौरन लपकता है लोहे के एटम्स की तरफ और उसमें घुस जाता है और उसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। तो उसके बाद लोहा अपनी कारकर्दगी सही नहीं कर सकता। अब ज़रा आ जाएं इंसानी डीएनए पे। तो हमारा ये डीएनए ये तकरीबन कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, सही हिसाब तो किसी के पास भी नहीं है। लेकिन शुनीद है कि ये हमारे जो हैं ये 2 अरब जीन्स हैं हमारे। अब मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं इस पे ज़ोर नहीं दूंगा, लेकिन 2 अरब जीन्स हैं हमारे। तो ये हमारे जीन्स जो हैं
ये हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन चलाते हैं। तो जब हमारी खुराक में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, खुराक प्रॉपर ना हो, तो इसमें ऐसे अज्जा आके हमारे इस डीएनए के गिर्द लिपट जाते हैं, जैसे लोहे को जंग लगता है, या डीएनए में आके उसके एटम्स के दरमियान मिक्स हो जाते हैं, जैसे लोहे को जंग लगता है, जैसे ऑक्सीजन लोहे के अंदर घुस जाती है। तो वो उस डीएनए को फंक्शन से रोक देते हैं। तो जिस उज़ू का वो डीएनए होता है, वो उज़ू प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। अब इसमें हैरतअंगेज़ बात यह है कि इंजीर एक वाहिद ऐसी चीज़ है, अगर इसका मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए तो ये डीएनए से उस गंदगी को पाक करता जाता है। क्योंकि इंजीर के बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, इंजीर ने हार मुँह खाया करो, इसके अजब फ़ायदे हैं। तो उम्मीद है मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा। अस्सलाम वालेकुम।